नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं रोश चौहान आपका अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 चैप्टर 5 NCERT हिस्ट्री। चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है जब जनता बगावत करती है तब क्या होता है। तब हमारे सामने एक नया टॉपिक उभर कर आता है, वो है सन 1857 और उसके बाद। यहाँ पर माय फ्रेंड्स दो वर्ड्स का प्रयोग किया गया है कि हमारे सामने दो भागों में इस चैप्टर को बांट दिया गया है। और वो कौन कौन से दो भागों में बांटा गया? पहला है कि जब जनता बगावत करती है, यानी हम फर्स्ट पार्ट में ये देखते हैं कि जनता कब बगावत करती है, तो वह 1857 में करती है। और सेकेंड हमारे सामने उसके बाद, यानी उसके बाद बगावत के बाद क्या क्या होता है हमारे फ्रेंड्स, ये भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये बताया गया। सबसे पहले हमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर के थ्रू समझाया जा रहा है। यहाँ पर हम चैप्टर में इस फिगर को ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र में आप क्या देखेंगे कि चित्र में कि सिपाही और किसान, एक तरह से इस चित्र के माध्यम से हमें बताया जा रहा है कि यहाँ पर सिपाही और किसान जो है वो एक ताकत जुटाते हुए दिखते हुए विद्रोह के लिए, कौन सा विद्रोह? 1857 के लिए। और ये उत्तर भारत का है, यानी कि नॉर्थ ईस्ट का है। और वो पूरा का पूरा मैदान फैल गया है यह विद्रोह में। वो इस पार्ट में हमें यह चित्र के थ्रू दिखाया जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं आगे। नीतियाँ और लोग क्या कहते हैं। यहाँ पर नीतियाँ और लोग कहने का तात्पर्य माय फ्रेंड्स कि हमने पिछले अध्याय में बहुत कुछ पढ़ा ईस्ट इंडिया के द्वारा। क्या क्या हमने चैप्टर्स 2 से लेकर के और भी आने वाले चैप्टर्स में देखा। तो चैप्टर 2 में स्पेशलिस्ट हमें ये स्पेशल तरीके से बताया गया था कि किस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो अपने तरीके से नीतियाँ कंपनी अपनी निकाल चुकी थी और अपने जनता और उसके प्रभाव पर क्या पड़ा, एक मीन्स जनता पर उन नीतियों का किन प्रकार से प्रभाव पड़ा। तो कंपनी के द्वारा जो भी नीतियाँ निकाली गई उनसे राजाओं, रानियाँ या फिर किसानों, जमींदारों और आदिवासी सिपाहियों पर सब पर अलग अलग प्रकार का असर पड़ा। तो ये सब पर असर तो बिल्कुल पड़ेगा ना, क्योंकि एक तरफा रहेगा कोई भी डिसीजन तो ऑब्वियसली सब चीज़ सबको पसंद नहीं होगी। कोई भी डिसीजन जब दोनों की राय सलाह से हो तो फिर वो आगे बढ़ती है ना। यदि एक अपने तरीके से मनमानी करे, दूसरे की देख रहा ही नहीं चाहे, तो फिर वो तो बिल्कुल भी पसंद तो नहीं होंगी ना। तो ये नीतियाँ और कार्रवाई जनता के हित में थी ही नहीं, तो उन्हें पसंद कहाँ से आएंगी। और उनकी भावनाओं को मानो ही बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचाती थी। कौन सा? ये जो नीतियाँ और वो पारित की थी कंपनी ने, तो इनसे लोगों को बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचती थी। और ऑब्वियसली ये आगे चल के इसके विरोध में इन्हें जाना ही था। आगे देखिए क्या हुआ कि नवाबों की छीनती सत्ता हमें दिखाई जा रही है। इट मीन्स क्या है ये नवाबों की छीनती सत्ता माय फ्रेंड? तो ये क्या है, क्योंकि जिस प्रकार से कंपनी का शासन, अपना साम्राज्य कंपनी का जिस प्रकार से फैलता जाया जा रहा था पूरे भारत में, तो उनसे क्या हो रही थी कि हर नवाब, जो भी राजा, हर जगह के एरिया के क्षेत्र के अपने अपने थे, सबकी शक्ति छीनता जा रही थी। और नवाब अपने तरीके से उनकी जो अपनी छोटी छोटी राजाओं कहिए या नवाब कहिए, क्योंकि वो भारत में हर किसी का अपना अपना साम्राज्य था, स्थापित था, अपने अपने क्षेत्र थे ना अपने अंडर में। तो ये बात अलग है कि उनके बीच में आने से, उनके बीच में अ, एक तरह से बीच में कूटनीतियों का प्रयोग करके और सब में गलत फहमियों को प्रयोग करके और उनमें लड़वा करके साम्राज्य अपने हासिल में ये इन्होंने कंपनी ने गलत तरीके से मतलब ये फैलाते जा रहे हैं। तो उन चीज़ों का असर तो बाद में होना ही था ना। तो ये 18वीं सदी के मध्य तक राजाओं और नवाबों की ताकत इतनी ज़्यादा छीनने लगी, क्योंकि सारी की सारी तो सत्ता किनके हाथों में चली गई थी? अंग्रेजों और मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में चली गई थी। तो सत्ता का सामना तो दोनों तो एक तरह से खत्म होता जा रहा था ना। किसका सत्ता का और सत्ता और सम्मान दोनों को दोनों खत्म होते जा रहा था। किसका सत्ता और सम्मान खत्म होते जा रहा था? तो वहाँ के नवाबों और राजाओं, जिन्हें भी बोलिए, जो उस वक्त जो वहाँ के पहले शासन चलते थे जिनकी, अंग्रेजों से पहले की, तो बहुत सारे दरबारों और रेजिडेंट तैनात कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों और स्वतंत्रता घटती ही जा रही थी। तो उनकी सेनाओं को भंग कर दिया जा रहा था। किनकी? जो सेनाएं पहले से राजाओं या फिर जो नवाबों की होती थी। और राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जाए जा रहे थे अंग्रेजों द्वारा, क्योंकि अंग्रेज तो हर चीज़ हथियाने पे थे ना, अपने अंडर में करने जा रहे थे। तो वो अपने अंडर में करने के लिए धीरे 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 धीरे, कहते हैं ना कि अंदर से एकदम खोखला करते जाना है, तो धीरे धीरे उस साम्राज्य को, तब तो आपने देखा था किस प्रकार से धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे थे निरंतर।
तो जिसके कारण तो यहाँ पर जो नवाब या फिर राजाएं थे उनकी तो शक्ति तो छीनी जा रही है। बहुत सारे स्थानीय शासक ऐसे भी थे ना जो हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी करते थे। लेकिन उदाहरण के लिए जैसे कि हमारे सामने यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कंपनी के पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा मान ले। पेशवा बाजीराव द्वितीय के द्वितीय पुत्र नाना साहेब ने भी कंपनी से आग्रह किया था कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वो मृत्यु के बाद उन्हें मिलने लगे। लेकिन अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। देखिए ना, अब कोई भी उनके सामने किसी की भी दस्तावेज या किसी के भी द्वारा कोई भी निवेदन उनके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट रोल नहीं रख रही है। किनके लिए? कंपनी के लिए। क्यों? क्योंकि उनको तो अब अपना साम्राज्य अपने हाथ में जब मिल गया, अब चाहते हैं कि ये हमारे अकॉर्डिंग सब कुछ चले, ना कि हम उनके अकॉर्डिंग। तो चाहे इनमें कोई भी आ जाए। अब इसमें हमारे सामने कितना अच्छा एक एग्जाम्पल भी दिया गया है कि यहाँ पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में अब दिया गया है, क्योंकि उनके जो पुत्र थे वो गोद लिए हुए थे। अब जो उनके पुत्र गोद लिए हुए थे और उनके पति की मृत्यु के बाद वो चाहते थे कि मेरा बेटा यहाँ का झांसी का साम्राज्य बने। तो ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जिस प्रकार से उन्होंने नीतियाँ पारित की थी अंग्रेजों कंपनी ने, कि उन्होंने किया था कि जो खुद का पुत्र होगा वही उस शासक का, राजा का वो शासन संभालेगा, कार्यभार। अदरवाइज यदि जिसका पुत्र नहीं हुआ अपना इकलौता, वो फिर सारी की सारी सत्ता, सारी की सारी टोटल वहाँ की संपत्ति कौन हड़प लेगा? वो कंपनी हड़प लेगी। तो इसी प्रकार से बहुत इंडियंस ने कोशिश की कि ऐसा ना हो, जो जिसके लायक है वो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे निवेदन भी किए। बाजीराव द्वितीय के भी पुत्र नाना साहब जो थे वो उन्होंने भी कंपनी से आग्रह किया था कि मेरे पिता को जो भी पेंशन मिलनी है मतलब मृत्यु के बाद उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन जरा सा भी कंपनी ने इसका निवेदन को ठुकरा दिया गया और उन्होंने बातों को नहीं समझा। तो अवध की रियासत अंग्रेजों ने कब्जे में ले ली और आखिरकार रियासतों में से थी। तो अब आखिरकार अवध यानी कि टोटल किनके हाथ में आ गई? सत्ता अंग्रेजों के हाथ में आ गई। और क्योंकि उन्होंने तो बात सुनी ही नहीं ना। और 1801 में अवध एक सहायक संधि थोपी गई थी और ऊपर से अपने तरीके से लो संधि भी थोप दी उन्होंने। क्या थोप दी? कि 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। गवर्नर जनरल डलहौजी जो थे उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए इस शासन को चलाने के लिए कोई दुरुस्त करने वाला ब्रिटिश प्रभुत्व की जरूरी है। देखें कितने अच्छे से इन्होंने ले लिया, क्योंकि उन्होंने उधर मना भी किया उन लोगों के अपने जो ज़रूरतें थी उनको नहीं ज़रूरत समझा, क्योंकि इनको उनमें फ़ायदा नहीं नज़र आया। क्योंकि अंग्रेज़ उस चीज़ों को ही मानने थे क्योंकि जिन चीज़ में उनको अपना फ़ायदा दिखता, क्योंकि वो तो यहाँ पर फ़ायदा कमाने के रूप से आए थे। प्लस डलहौजी ने यहाँ पर एक और ऐलान कर दिया उस जगह को करने के लिए कि यहाँ पर कोई जात शासन चलाने के लिए कोई शासक बेस्ट चाहिए। बेस्ट न होने के कारण ये ब्रिटिश शासन के हाथों में जाती है। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की पूरे तरीके से योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर उसे मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया था। अब धीरे धीरे वो सिक्कों पर भी आ चुकी थी, क्योंकि पहले के ज़माने में ये था कि जो भी बादशाह होते थे, जो भी हमारे नवाब होते थे मतलब उस समय के, तो वो सिक्कों पर उनका अपना मतलब मोहरे होती थी। तो अब उनमें ये वो चीज़ हटा करके अपने नाम पर ही कर ले रहे हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि वो हमारे जब हमारे नाम वो साम्राज्य या हमारे अंडर में वो क्षेत्र है, तो हमारे अनुसार वहाँ का भी अपने तरीके से कंपनी का ही सिक्का का मोहर होना चाहिए। 1849 में गवर्नर जनरल जो डलहौजी थे उन्होंने यह ऐलान कर दिया था बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद कि बादशाह के परिवार के लाल किले से निकाल कर उसे दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा। अब ये लोग बस इसी चीज़ की बाकी थे, वो नहीं चाहते थे कि जब भी यहाँ पर एक भी बादशाह से रिलेटेड उनके परिवार का भी कोई भी मतलब सदस्य उस जगह पर स्थापित रहे, इसलिए ताकि क्योंकि उनका ही आगे चल के कुछ न कुछ लेकर के उनसे फिर भिड़ंत होते न रहे, इसके कारण वो चाहते थे कि पूरा का पूरा उनका पत्ता ही साफ कर दिया जाए। इसलिए उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि इन्होंने ये जनरल डलहौजी जो थे उसने ऐलान कर दिया कि जो बहादुर शाह जफर है यदि वो मर जाते हैं और उनके मरने के बाद उनके परिवार का कोई भी सदस्य लाल किले पे नहीं रहेगा, वो कहीं और शिफ्ट होगा और वो कहाँ दिल्ली में कहीं और बसाया जाएगा वहाँ जा कर के। क्योंकि वो चाहते थे कि अब दिल्ली पर भी मतलब क्योंकि देखिए एक तरह से ये भी बताया जाए ज़रा, अभी बात करते हैं 1856 के, यानी 1856 में गवर्नर जनरल कैंगिंग ने
फैसला किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे, तो उसकी मृत्यु के बाद उसकी किसी भी वंशज या बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी गई थी जाएगी, क्योंकि ऑब्वियसली मतलब उनसे रिलेटेड कोई भी पारिवारिक जो भी होंगे आने वाले अगला नेक्स्ट शासक, उनको बिल्कुल भी बादशाह गद्दी पे नहीं बैठाया जाए, क्योंकि वैसा रहेगा तब तो फिर तो उनका अपना अस्तित्व पूरा जड़ से नहीं मजबूत हो पाएगा, उस जड़ से स्थापित, क्योंकि ये समझ चुके थे कि जो सारा का सारा जहाँ से मेन जो लीडरशिप था, जहाँ से हर फैसले लिए जाते थे, वो होते थे दिल्ली से। तो जब दिल्ली से लिया जाया जा रहा था, क्यों ना इसी जगह को हम भी कर लेते हैं कब्जे में, जब ये हमारे अंडर आएगा तो फिर हमारे अधीनस्थ सबको झुकना ही पड़ेगा, जो भी हम लेंगे डिसीजन उस पर उनको लेना पड़ेगा फैसला। इसलिए वो चाहते थे कि उसको जड़ से उखाड़ने का एक ही तरीका है कि वो बादशाह से रिलेटेड पारिवारिक जो शुरू से चला आ रहा है पूरा का पूरा, उस खानदान को बसने ही नहीं दिया जाएगा, आगे से उस वंशज को नष्ट कर दिया जाए पूरी तरीके से। नष्ट कैसे होगा, जो उस जगह से उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया जाए। तो वही इन्होंने माइंड लगा करके ऐसा ही किया कि वहाँ के जो राजकुमार थे उनको कहीं और जगह पर शिफ्ट कर दिया गया। किसान और सिपाही, किसान और सिपाही के तौर उत्तरे देखिए, इसमें क्या बताया जाए जरा। हमारे गांव में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली से सख्त तौर तरीकों से परेशान थे। बहुत सारे लोग महाजनों के लिए कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे, इसके कारण उनकी पीढ़ियों पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। अब उनको तो यही चाहिए, मौका चाहिए था कंपनी ब्रिटिश शासन को कि किसी प्रकार से हमें जितना से जितना ऐंठने का मौका मिले, जमीन और पैसे। तो वो गांव में भी किसान और जमींदारों पर बहुत अलग अलग प्रकार के, बहुत हद से ज़्यादा भारी भरकम तरीके से लगान वसूली करने लगे। और जो लोग उस लगान या कर्ज को लौटा नहीं पा रहे थे, तो ऑब्वियसली उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी जो अब तक जमीन रही हुई है दादा परदादा के, वो सारे के सारे वो अपने अंडर ले लेते थे। कौन? कंपनी अपने अंडर ले लेती थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाही भी रहते थे जो उनके अंडर में काम करते थे, जैसे कि सिपाहियों में भारतीय भी सिपाही रहते थे। तो वे वेतन या भत्तों या सेवा शर्तों के कारण परेशान थे, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आ रहा था। धीरे धीरे उन्हें लग रहा था कि ये अब अपनी मनमानी कर रही, कौन? कंपनी अपनी मनमानी कर रही है, हमारे लिए कुछ सोच नहीं रही है, हमारे वेतनों को लेकर के या हमारे भत्तों को लेकर के या सेवाओं को लेकर के जो भी है उस सब में आनाकानी कर रही है, जिनसे वो परेशान होने लगे थे। कई नए नियम बनाने लगे थे वो, जिसमें कि धार्मिक भावना और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। यानी कि उनको कोई मतलब नहीं था, किनको? कंपनी को कोई मतलब नहीं था अपने भारतीय सिपाहियों को लेकर के, धार्मिक सिपाहियों को लेकर के, कि उन सिपाहियों में धर्म क्या है या फिर उनकी भावनाएं क्या है या उनसे रिलेटेड कोई भी बातों को वो बिल्कुल भी सुनना पसंद या आनाकानी करते थे और उन्हें नज़रअंदाज करते थे। तो ये चीज़ जो इतना करते थे, वो सब चीज़ कहीं ना कहीं उन भारतीय सिपाहियों को अंदर अंदर लगने लगी कि ये कुछ ज़्यादा ही अब हो रहा है। तो उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा, और ऐसा क्यों कहा गया कि उन्हें धार्मिक भावनाओं को या आस्थाओं को ठेस पहुंचाए जाने लगी, क्योंकि यहाँ पर एक तरह से जो भारतीय सिपाही थे उन्हें यह लगता था कि समुद्र यात्रा उनका धर्म, और जैसे कि उनकी समुद्र यात्राएं जो कराई जाती थी, यानी कि लड़ाने के लिए एक जगह से दूसरे जगह समुद्र पार करके जाने, क्योंकि वो खुद ही समुद्र पार करके आए थे, कंपनी ब्रिटिश शासन। तो एक तरह से ये बताया जा रहा है कि भारतीय सिपाही ये थॉट्स रखते थे या फिर उनका ये भी धार्मिक भावनाएं थी कि समुद्री यात्रा उनका धर्म नहीं है और जाति भ्रष्ट हो जाती है जो जिस प्रकार से वो करते थे। तो जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते से बर्मा जाने का आदेश मिला, तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। कि इन्होंने भारतीय सिपाहियों ने कंपनी की इन बातों से मना कर दिया गया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने में ऐतराज़ नहीं था। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सज़ा दी गई। किन्हें? भारतीय सिपाहियों को क्यों दी गई? क्योंकि वो मानते थे कि उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा उनके लिए सही नहीं है, धर्म के विरुद्ध जाना है। लेकिन ये इस चीज़ से कोई मतलब नहीं था कंपनी को अपना मानने से मतलब था। यदि आप नहीं माने तो फिर ऑब्वियसली वो सज़ा देते थे, जो कि उन्होंने दिया, क्योंकि यह मुद्दा अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी को एक नया कानून बनाना पड़ा। और वो कानून क्या बनाना पड़ा कि इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो ज़रूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता। अब उन्होंने डायरेक्ट, मतलब जहाँ जहाँ उनको ज़रूरत लगेगी वो डायरेक्ट दस्तावेज के थ्रू लोगों के सामने पटक देते थे। लो आगे चल के आप करोगे क्या, आपको यदि करनी है तो ये भी आपको बात माननी पड़ेगी। तो सिपाही
गाँव के हालात से भी परेशान थे, यानी कि गाँव गाँव के हालात से भी वो परेशान हो गए थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, तो वे अपने परिवार गाँव में छोड़कर आए थे और लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। बिल्कुल फैला, धीरे धीरे सब में आक्रोश बढ़ने लगा। अंदर अंदर ये बातें चलने लगी कि अब ये लोग कुछ ज़्यादा ही अपनी मनमानी कर रहे हैं। जिस प्रकार से नए नए नियम ये बीच बीच में तो ज्वाइंट करते जा रहे थे ना अपनी ज़रूरत के अनुसार, और अपनी सिर्फ देख रहे थे, ना कि भारतीय से रिलेटेड कोई भी, चाहे वो धार्मिक से हो या फिर उनकी ज़रूरत हो, सबको वो आनाकानी अनदेखा कर रहे थे। सुधारों का प्रतिक्रिया क्या हुआ कि अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। अब वो अपने अकॉर्डिंग भारतीय समाज को चलाना चाह रहे थे अपने तरीके से। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ाने के लिए कानून बनाए गए। अब उन्होंने, हाँ ये चीज़ है कि सती प्रथा को उन्होंने रोका, और प्लस साथ ही साथ विधवा विवाह को भी उन्होंने बढ़ावा दिया कि कोई यदि औरत विधवा हो जाती है, पति के जाने के बाद भी उन्हें दूसरा विवाह करने का राइट है। और जो सती प्रथा, जो जिसमें कि पति यदि न रहे तो उनको जब जलाया जाए तो साथ में उनके साथ साथ उनकी जो वाइफ होती थी, जो स्त्री होती थी, उनको भी साथ में जला दिया जाए। तो ये चीज़ रोका गया, और अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया, और उन्होंने अंग्रेजी भाषा को प्रोत्साहन भी दिया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे दी। 1850 में एक नया नियम कानून बनाया गया, जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया था कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म को अपनाता है तो भी पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म और सामाजिक रीति रिवाज और परंपरा जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा भारतीय सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारों और उनके सुधार आंदोलन के बारे में आप अध्याय 1 में पढ़ेंगे। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर बहुत चीज़ चेंजिंग इतने में बताया जा रहा है कि सुधारों पर प्रतिक्रिया किस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती जाने लगी। यहाँ पर उत्तर भारत के बाजारों में सिपाही को और खबरें देखिए फैलने लगी, अफवाहें फैलने लगी, लोगों में एक दूसरे से देखिए बातें होने लगी, सब एक दूसरे से बात विचार करने लगे कि ये देखो क्या हो गया, ये एक दूसरे से बात करें कि इस प्रकार से अंग्रेज हमारे हर इंटरनल जो भी धार्मिक जो भी मान्यता है सब में वो इंटरफेयर कर रहे हैं। अब इतना बारीकी से करेंगे तो ये तो हमारा सारा चीज़ जड़ से उखड़ जाएगा, अब इनका पूरा का पूरा अपना अस्थायित्व हो जाएगा। तो ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये तो अंदर अंदर सब में, मतलब ये अब कहते हैं ना कि गुस्सा उबार आने लगा, अब बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा, लेकिन मन ही मन सबके अंदर में ये बातें अब भारतीयों के अंदर में चलने लगी। जनता की नज़र से देखें तो उस जमाने में लोग अंग्रेज शासन के बारे में क्या सोच रहे थे, और इसका जायज़ा लेने के लिए आप स्रोत 1 और 2 को पढ़ेंगे। यानी कि स्रोत यहाँ पर दिया गया है 1, जो कि 84 नियमों की सूची यहाँ पर दी गई है, और श्रोता आपको यहाँ पर 2 दिया गया है, जल्द ही हर टुकड़ी में उत्तेजना छा गई। और छानी ही थी, क्योंकि जिस प्रकार से वो इतना विशाल साम्राज्य को इतना बारीकियों से पूरा अपना फैलाव कर रहे थे, और बाकियों को हटाते जा रहे हैं, चाहे इनसे भारतीयों से रिलेटेड इनका अपना धार्मिक या निजी कोई भी संपत्ति हो गई, जो मेन जो हमारा यहाँ तक कि पुरखों के भी जो अपनी हो जाती है, वो सारा का सारा को हड़पने का मौका नहीं छोड़ रही थी, और साथ साथ उनकी बातें भी नहीं सुन रही थी। तो ऐसे में तो बिल्कुल भी सब में गुस्सा उभरेगा ही अंदर, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। इसलिए उन्हें चाहिए था सिर्फ एक मौका उस समय का, कि जब उन्हें उनके भी हाथ में कुछ है, और फिर वो अपने तरीके से डिसीजन को उन अंग्रेजों के सामने रख सके। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। आखिरकार कैसे बन गया? जो सैनिक में ये जो विद्रोह फैला, जो उन्होंने सबसे पहला काम उन्हें रोकने की कोशिश की, और उन्हें ये जाने से ज़बरदस्ती किया गया कि आपको जाना ही पड़ेगा, यदि आपको रहना है सैनिक कार्यों में, तो आपको जब बोला जाएगा कंपनी के थ्रू बाहर समुद्र पार करके जाने के लिए, तो आपको जाना पड़ेगा, जबकि ये बता चुके हैं कि ये हमारे लिए नहीं, मतलब हमारे धर्म के विरुद्ध है। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज्य की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोग
लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। अब सैनिक विद्रोह देखिए, जब सिपाही इकट्ठा होकर के अपने सैनिक अफसरों का हुक्म मानने से इनकार कर देते हैं, तो उसके लिए देखिए ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हलचल मतलब फैलने लगी, अंदर ही अंदर अब बातचीत तो चलने लगा कि ये अब ज़्यादा हो रहा है, नहीं होना चाहिए हमारे साथ ही, क्यों ये चीज़ गलत हो रहा है। तो भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी ही स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ रहा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का स्थिरता ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ में शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में यह सबसे बड़ा सशस्त्र संघर्ष था। तो यहाँ पर देखिए बहुत चीज़ बताया जाए, देखिए धीरे धीरे फिर क्या होने लगा, अब लोगों में ये बातें होने लगी, सबको मौका चाहिए। 1857 का जो ये बगावत शुरुआत हुई, रीज़न यही था कि धीरे धीरे ये संघर्ष बनने लगी लोगों में, हर जगह बातें चलने लगी, सबको मौका चाहिए, सिर्फ सिर्फ एक और एक, जिससे वो कंपनी के सामने विरुद्ध जा सके। और इसके लिए वो उन्होंने ये स्टार्ट हुआ सैनिक दल से, धीरे 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 ये बढ़ते बढ़ते देखिए हमारा पहुंच गया था। तो ये मेरठ के दिले, और ये सिर्फ एक जगह ना, हर जगह की ये कहानी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं सब जगह सबके साथ में, हर इंडियंस के साथ उस समय बहुत बुरा व्यवहार, बहुत बुरे तरीके से किया जाया जा रहा था। अब लोगों की बात आ गई हर बात पे कि या तो हम मर पाएंगे, मरना है तो मरेंगे, या तो फिर जीना है तो सही तरीके से लड़के जिएंगे। मेरठ से दिल्ली तक देखिए इस चीज़ की अब बातें चलने लगी, और यह जो अंदरूनी जो ये कहते हैं ना कि धीरे धीरे आग फैलना, ये फैलते जा रहा था गुस्से का, और ये प्रकट कि किस प्रकार से हमें एक मौका दिया जाए और हम किस तरीके से मोर्चा मतलब इनके खिलाफ जा सके। 29 मार्च 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूसों के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उनका कारतूसों पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। यह 9 मई 1857 की बात है। मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया, वहां बंद सिपाहियों को आज़ाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेज अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिया और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्ति को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमादा थे, लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेज के जाने के बाद देश का शासन कौन चलाएगा। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ लिया। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़ों पर सवार होकर मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच गए। जैसे ही उनके आने की खबर फैली, दिल्ली के तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देशी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले की दीवारों को आसपास जमा हो गए और वे बादशाह से मिलने चाहते थे। बादशाह अंग्रेजों की भारी ताकत से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे, लेकिन सिपाही भी अड़े रहे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने
देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिख डाली और उन्होंने क्या लिख डाली, तो उन्होंने यही लिख डाली लड़ने के लिए कि भारतीय राज्यों का एक संघर्ष बनने को आह्वान हो चुका है। बहादुर शाह इस एकमात्र कदम के लिए गहरे परिणाम सामने आ गए। उन्होंने सब में यह बातें फैला दी कि लड़ने के लिए सब सिपाही लोग तैयार है, तो आप सब भी जिनमें भी है तैयार है तो बोलिए। तो सब तरफ से ऑब्वियसली रिप्लाई आएगा, क्योंकि सब चाहते थे उसी चीज़ को, क्योंकि कितना ज़्यादा ये सहेंगे हर चीज़। तो अंग्रेजों ने पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से में मुगल साम्राज्य का ही शासन था, तो ज़्यादातर छोटे शासक और रजवाड़े मुगल बादशाह के नाम पर ही अपने इलाकों का शासन चलाते थे। ब्रिटिश शासन के विस्तार से भयभीत ऐसे बहुत सारे शासकों को लगता था कि अगर मुगल बादशाह दोबारा शासन स्थापित कर ले तो वे मुगल आधिपत्य में दोबारा अपने इलाकों का शासन बेफिक्र होकर चलाने लगेगा। तो अंग्रेजों को इन घटनाओं की उम्मीद नहीं थी। उन्हें लगता था कि कारतूसों के मुद्दे पर पैदा हुई उथल पुथल कुछ समय तक शांत हो जाएगी, और का ऐसा थोड़ी ना है, क्या बोलो। लेकिन बहादुर शाह जफर ने जब बगावत को अपना समर्थन दे दिया तो स्थिति रातों रात बदल गई। यानी कि वहाँ का जो स्थिति था वो रातों रात बदल गई। क्या बदल गई कि अक्सर ऐसा होता था कि जब लोगों को कोई रास्ता दिखाई देने लगता था तो उसका उत्साह और साहस बढ़ जाता है, बिल्कुल बढ़ जाता है, लेकिन इसके लिए उन्हें आगे बढ़ने की हिम्मत, उम्मीद और आत्मविश्वास मिलता था। तो नाना साहब, यहाँ पर देखिए एक फिगर दिया गया, इस बगावत फैलने लगी, वो बताया जा रहा है। यहाँ ऊपर में देखिए बहादुर शाह जफर की फिगर दी हुई है। ये बहादुर शाह जफर है। इन्हें यह बूढ़े हो चुके हैं, क्योंकि इन्हें शुरुआत में ही ब्रिटिश शासन ने हटा दिया था, लेकिन लास्ट में जब ये क्रांति फैलती गई, जैसा अभी हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो उन्हें लगा कि हम यदि कल के डेट पे इन्हें लग रहा था, मतलब जो भी भारतीय सिपाहियों को फिर लगने लगा कि यदि हम विद्रोह करते हैं 1857 का और उसमें हम जीत हासिल कर लेते हैं, तो हमारा ऐसा तो नहीं है कि अंग्रेज लोग के चले जाने के बाद कौन होगा शासक, कोई तो होना चाहिए ना जो चला सके इंडिया को। तो उन्होंने इन्हें ही चुना कि ये हमारे बहादुर शाह जफर ही चुनेंगे। उन्होंने अपील की कि किस तरीके से आप हमारा साथ दीजिए, तो इन्होंने चिट्ठी लिख करके सब में ये बातें फैला दी। अब देखिए बगावत फैलने लगी। अब किस प्रकार से फैलने लगी ये पढ़ते हैं। जब दिल्ली से अंग्रेजों के पैर उखड़ गए तो लगभग एक हफ्ते तक कहीं कोई विद्रोह नहीं हुआ। जाहिर है खबर फैलने में भी कुछ समय तो लगना ही था ना, लेकिन फिर तो विद्रोह का सिलसिला शुरू हो ही गया था। अब तो विद्रोह स्टार्ट हो गया, क्योंकि सब में ये चिंगारी से फैलनी थी। एक के बाद एक हर रेजिमेंट में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया, और वे दिल्ली, कानपुर व लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर, कौन कौन से जगह पे, दिल्ली कानपुर दिल्ली, कानपुर और लखनऊ जैसे मुख्य बिंदुओं पर दूसरी टुकड़ियों का साथ देने को निकल पड़े। उनके उनके देखा देखी कस्बे और गांव के लोग भी बगावत के रास्ते पर चलने लगे। स्थानीय नेता, जमींदार, मुखिया के संग पीछे संगठित हो गए। लोग अपनी सत्ता स्थापित करने और अंग्रेजों से लोहा लेने को तैयार थे। स्वर्गीय पेशवा बाजीराव के दत्तक यानी पुत्र नाना साहब कानपुर के पास रहते थे। उन्होंने सेना इकट्ठा की और ब्रिटिश शासकों को शहर से खदेड़ दिया। उन्होंने खुद को पेशवा घोषित कर दिया। अब उन्होंने ऐलान किया कि वह बादशाह बहादुर शाह जफर के तहत गवर्नर है। लखनऊ की गद्दी से हटा दिया गया और लखनऊ की गद्दी से हटा दिए गए। नवाब वाजिद अली शाह के बेटे बिरसिस कद्र कद्र को नया नवाब घोषित कर दिया गया। यहाँ देखिए अभी यहाँ से स्टार्ट हो गया, प्रारंभ बगावत स्टार्ट हो गया। नाना साहब का यहाँ पर फिगर देखिए, जैसे जैसे विद्रोह फैली वैसे वैसे छावनियों में अंग्रेज अफसरों को मारा जाने लगा। अब धीरे धीरे बगावत अब स्टार्ट हुई तो रुकने वाली कहाँ थी, जहाँ से जिनको जो मौका मिला था वो ले रहे थे। दिल्ली और कानपुर और लखनऊ सब में अपने अपने बिंदु पर सब टुकड़ियों के साथ एक तरह से दावा बोल दिए और अंग्रेजों से लोहा लेने लगे, और फिर उन पर स्टार्ट हो गया। सैनिक पूरा शहर में अपना खदेड़ना स्टार्ट कर दिया। अंग्रेजों को जितना मौका मिला जहाँ से वहाँ से हटाते जा रहे हैं और धीरे धीरे देखिए ये बढ़ते जा रहा। अब क्या होता आगे,
आगे में देखते हैं हम कि बिरजिस कुद्र ने भी बहादुर शाह जफर को अपना बादशाह मान लिया था। उनकी माँ बेगम हजरत महल के अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह को बढ़ावा देने लगी। अब बढ़ चढ़ कर के वो भी हिस्सा ले रही थी। झांसी में यदि हम देखें तो रानी लक्ष्मीबाई भी विद्रोह सिपाहियों के साथ तो जा मिली, क्योंकि ये लोग को पहले से गुस्सा उमड़ा हुआ था, क्योंकि इन्होंने अपने हर तरीके से कोशिश की थी कंपनी के पास अंग्रेज़ों के खिलाफ कि वो इस चीज़ को समझे, लेकिन ब्रिटिश कहाँ मानने वाले थे। तो अब ये गुस्सा तो बन रहा था, सबके अंदर था, लेकिन बस एक मौका चाहिए। मिला उन्हें मौका, सब इकट्ठा हुए अपने अपने हर जगह क्षेत्र में, भारत के हर अपने एरिया में जहाँ जहाँ से अंग्रेज़ों का की तरफ से जिनको भी मौका मिला, पूरा गुट तैयार होकर के निकल पड़े हुए, और इन्हें यह बताने के लिए कि हम भी किसी से पीछे नहीं हैं, जितना हो सके उतने चलो। तो एक तरह से प्रथम बार यह लिया गया फैसला, सब में हिम्मत आई लड़ने के लिए, चलो मरेंगे या मारेंगे, तो लेकिन निकल पड़े। तो झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने भी विद्रोह सिपाहियों के साथ जा मिली, और उन्होंने नाना साहब के सेनापति हत्या यानी कि तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों को भारी चुनौती दी। मध्य प्रदेश में मंडला क्षेत्र में राजगढ़ की रानी अवंती बाई भी थी, जो लोधी ने 4000 सैनिकों की फौज तैयार की और अंग्रेजों के खिलाफ उनका नेतृत्व किया। क्योंकि ब्रिटिश शासन ने उनके राज्य के प्रशासन पर नियंत्रण कर लिया था, इसलिए उन्होंने भी यह चीज़ शुरुआत की। विद्रोह टुकड़ियों के सामने अंग्रेजों की संख्या बहुत कम थी, बहुत सारे मोर्चे पर उनकी जबरदस्त हार हुई, और इससे लोगों को यकीन हो गया कि अब अंग्रेज का शासन खत्म हो चुका है। अब लोगों को विद्रोह में कूद पड़ने का गहरा आत्मविश्वास मिल गया था, खासतौर से अवध के इलाके में चौतरफा बगावत की स्थिति थी। 6 अगस्त 1857 को लेफ्टिनेंट गवर्नर टाइटलर ने अपने कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम भेज लिखा। क्या लिखा उसमें कि अंग्रेजों को भय को व्यक्त किया गया था कि हमारे लोग, यहाँ पर क्या व्यक्त किया गया था, यहाँ पर व्यक्त किया गया था कि हमारे लोग विद्रोहियों की संख्या और लगातार लड़ाई से थक गए थे, तो एक एक गांव हमारे खिलाफ है और जमींदार भी हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं। इस दौरान बहुत सारे महत्वपूर्ण नेता भी सामने आए। उदाहरण के लिए फौजबाद के मौलवी अहमदुल्ला शाह ने भविष्यवाणी कर दी थी कि अंग्रेजों का शासन जल्द ही खत्म हो जाएगा। वह समझ चुके थे कि जनता क्या चाहती है, और इसी आधार पर उन्हें अपने समर्थन की एक विशाल संख्या जुटा ली। बिल्कुल समझ गई थी कि जनता चाहती है कि अंग्रेजों जाओ, हमें हमारा भारत देश छोड़ो, जो हमारा पहले जैसा था वैसे ही हमें चलना चाहिए, आप जैसे आए थे वैसे आप चले जाएं। तो इसके लिए अब उन्होंने जब यही स्टार्ट कर दी विद्रोह, तो वो समझ चुके थे। लेकिन दिल्ली में अंग्रेजों का सफाया करने के लिए बहुत सारे गाजी यानी कि धर्म योद्धा इकट्ठा हो गए थे। बरेली के सिपाही बख्त खान ने लड़कों की एक विशाल टुकड़ी के माध्यम से दिल्ली की ओर कूच कर दिया, और वह बगावत में एक मुख्य व्यक्ति साबित हुआ। कौन सा? बिहार के एक नए पुराने जमींदार कुंवर सिंह ने भी विद्रोह सिपाहियों का साथ दिया और महीने तक अंग्रेजों से लड़ाइयाँ लड़ी। तमाम इलाकों के नेता और लड़ाके इस युद्ध में हिस्सा ले रहे थे, यानी किसी ने भी अपने तरीके से कसर नहीं छोड़ी। जिन जिनको धक्का और जिन जिनको हर चीज़ का लगा था, जो कर कर के रियायतें थी, सिफारिशें थक चुके थे, कंपनी के पास, ब्रिटिश के पास मौका दिए जाने पे कोई भी पीछे नहीं हटे, सब लड़ चुके हैं। यहाँ देखिए वीर कुंवर सिंह का फिगर यहाँ पर दिया गया है हमारे सामने, वीर कुंवर सिंह जी है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया जा रहा है, ब्रिटिश टुकड़ियों विद्रोह पर हमला करती है किन्होंने? जिन्होंने दिल्ली के लाल किले दाएं तथा सलीमगढ़ किले बाएं में जो है पर कब्जा किया हुआ था। ये फिगर ब्लैक एंड वाइट में हमें दिया गया है, क्योंकि उस समय यही था। और यहाँ पर देखिए फिगर दिया गया है किस प्रकार से विद्रोह सिपाही मेरठ से दिल्ली की तरफ कूच करते हुए। शुरू में अंग्रेजी सेना को दिल्ली की भारी किलेबंदी को तोड़ने में मुश्किल हुई। 3 सितंबर 1857 को अंग्रेज सेना को और ज़्यादा हथियार गोले आदि पहुंचाने गए। ये गाड़ियों पर लदे हुए थे, जिन्हें हाथी खींच रहे थे, और इनकी कतार 7 मील लंबी थी, है ना। यहाँ हाथी देखिए खींच रहे हैं। अब कंपनी का पलटवार क्या दिखाया जा रहा है? कंपनी का पलटवार है कि इस उथल पुथल के बावजूद अंग्रेजों ने
हिम्मत नहीं छोड़ी। अब इनकी बारी आई, अब ये चाह रहे थे कि चलो इतना तो हमारा, ये तो समझ गए थे कि अब ये चाहते हैं हमें यहाँ से निकाल देना, लेकिन अब ये देखिए किस तरीके से अब क्या आगे करते हैं। कंपनी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, विद्रोह को कुचलने का फैसला लिया। उन्होंने इंग्लैंड से और फौजी मंगवाए। देखिए, विद्रोह को जल्द सजा देने के लिए नए कानून बनाए गए। कानून भी पारित हो गया, क्यों? क्योंकि अब विद्रोह यहाँ छिड़ चुका था, उसके लिए नए तरीके से इन्होंने बना दिए, क्योंकि अब इनका भी हाथ और मजबूत कर लिया और पहले से ज़्यादा ये अपने मतलब कोशिश कर रहे हैं अंग्रेज कि अरे यार यहाँ इतना हो गया तो अब हमें भी कुछ ज़्यादा डबल करना चाहिए। अब देखिए पहले से ज़्यादा अब ये भी तो ऊपर जाना चाहेंगे ना। तो और विद्रोह के प्रमुख यानी कि विद्रोह के मुख्य केंद्रों पर धावा बोल दिया गया। तो सितंबर 1857 में दिल्ली दोबारा अंग्रेजों में के कब्जे में आ गई और अंतिम मुगल बादशाह जो बहादुर शाह जफर जी थे पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई। देख रहे हैं ना, तुरंत पलटवार हो गया ना। उनके बेटों को उनकी आंखों के सामने गोली मार दी गई और बादशाह बहादुर शाह और उनकी पत्नी बेगम जीनत महल को अक्टूबर 1858 में रेंगून जेल में भेज दिया गया। इसी जेल में नवंबर 1862 में बहादुर शाह जफर ने अंतिम सांस लिया। ये फिर डेथ कर गया 1862 में। तो दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने पर यह मतलब नहीं था कि विद्रोह खत्म हो चुका था। इसके बाद भी लोग अंग्रेजों से टक्कर लेने के लिए तैयार थे। तो व्यापक बगावत की विशाल ताकत को कुचलने के लिए अंग्रेजों को अगले 2 साल तक लड़ाई करनी पड़ गई। देखिए ये 2 साल तक चलता रहा, क्योंकि ये इतनी जल्दी शांत नहीं हुआ। तो यहाँ पर हमें दिखाया गया किस तरीके से तात्या टोपे जी का, देखिए यहाँ फिगर दिया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर हमें यह भी बताया कि मार्च 1858 में लखनऊ अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। जून 1858 में रानी लक्ष्मीबाई की शिकस्त हुई और उन्हें मार दिया गया। दुर्भाग्यवश ऐसा ही रानी अवंतिका बाई लोधी के साथ भी हुआ। खेड़ी की शुरुआत विजय के बाद उन्होंने अपने आप को अंग्रेजों फौज से घिरा पाया और मतलब घिरा हुआ पाया और शहीद हो गया। तात्या टोपे मध्य भारत के जंगलों में रहते हुए आदिवासियों और किसानों की सहायता में छापामार युद्ध चलाते रहे। जिस तरह पहले अंग्रेजों के खिलाफ मिली सफलताओं से विद्रोहियों को उत्साह मिला, उसी तरह विद्रोही ताकतों को की हार से लोगों की हिम्मत टूटने लगी। बहुत सारे लोगों ने विद्रोहियों का साथ छोड़ दिया। अंग्रेजों ने भी लोगों का विश्वास जीतने के लिए हर संभव प्रयास किया। उन्होंने वफादार भूस्वामियों के लिए इनामों का ऐलान कर दिया। उन्हें आश्वासन दिया गया कि उनकी ज़मीन पर उनके परंपरागत अधिकार बने रहेंगे। जिन्होंने विद्रोह किया था उसने कहा कि अगर वे अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर देते हैं तो उन्होंने किसी भी अंग्रेज की हत्या नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि उन्होंने यह बात बोली थी कि अंग्रेज़ों के सामने समर्पण कर दे। और क्यों? क्योंकि उन्हें सारा का सारा अपना जो भी संपत्ति है वापस कर दिया जाएगा। लेकिन क्या ऐसा हुआ होगा आपको लगता है? वे सुरक्षित भी रहेंगे ये भी बोला था और ज़मीन पर मतलब उनका जो भी है अपना दावेदार बनी रहेगी। तो इसके बावजूद सैकड़ों सिपाही विद्रोही नवाबों और राजाओं के मुकदमे मतलब चलाए गए थे। फांसी पर भी उनमें से बहुतों को लटका दिया गया था। और यहाँ पर देखिए मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको फिगर दिया गया है जिसमें क्या है, अंग्रेज टुकड़ियों कानपुर के पास विद्रोह को पकड़ लेती है। ये विद्रोह को पकड़ा हुआ उसका बताया जा रहा था। और ध्यान से देखेंगे कि किस तरह से कलाकार ने अंग्रेज सिपाही को बहादुरी से विद्रोहियों पर धावा बोलते हुए दिखाया है। और फिर ये भी हम देखेंगे विद्रोह के बाद के साल। अब यहाँ तक तो हमने यह देखा कि अब तक क्या क्या हुआ, ठीक है, यानी कि किस तरीके से 1857 का विद्रोह छिड़ा, हमने अब तक ये देखा। और अब हम देखेंगे कि उसके बाद क्या हुआ, है ना। हमें अब तक हमने जब जनता बगावत करती है, कब करती है? 1857 में। देखें किस प्रकार से भारतीय सिपाहियों द्वारा स्टार्ट हुआ, पूरे के पूरे भारत में लहर दौड़ पड़ी और ये बगावत उठ पड़ी। अब ये बगावत करने के बाद अब उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद चलिए हम पढ़ते हैं और समझते हैं। तो अब हमें जानना है कि जब इतनी बगावतें हुई और फिर वापस ब्रिटिश जो कंपनी है वापस धीरे धीरे से ही, लेकिन वह अपना बैकअप पकड़ ली, मतलब अपना लोगों पर फिर से वो पकड़ ली धीरे धीरे से ही। इस सब होने में काफ़ी समय लगा और बहुत चीज़ों हुए माय फ्रेंड्स, लेकिन ये हमें थोड़ा शॉर्ट में बताया जाए ज़रा। तो विद्रोह के बाद का साल क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने 1859 के आखिर तक देश पर दोबारा नियंत्रण पा लिया। बिल्कुल
आप देखिए पा लिया, लेकिन ये इतना आसान नहीं था इनके लिए, क्योंकि वो काफ़ी बड़े तरीके से मतलब इंडियंस का रहा था वो विद्रोह। लेकिन अब वे पहले वाली नीतियों के सहारे शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेज़ों ने जो अहम बदलाव किए थे वो निम्नलिखित थे। पहला था, देखिए क्या था पहला, पहला वो बता रहे थे कि ब्रिटिश संसद में 1858 में एक नया कानून पारित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिए गए, ताकि भारतीय मामलों के को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को भारत मंत्री के रूप में नियुक्त किया जाए और भारत के शासन के संबंधित मामलों को संभालने के लिए जिम्मा सौंप दिया जाए। सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया, जिसे ईस्ट इंडिया काउंसिल कहा जाता था, यानी कि इंडिया काउंसिल कहा जाता था। भारत के जनरल गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया। देख रहे हैं ना कितना चेंजेस लाया गया। इस प्रकार से इंग्लैंड ने राजा रानी का निजी जो प्रतिनिधि घोषित कर दिया और फलस्वरूप अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन की जिम्मेदारी सीधे अपने हाथों में ले ली। अच्छा तरीका है, इन्होंने बहुत अच्छे से दिमाग लगा करके ये नीति पारित की। ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये एक अधिकार ले लिया कि भारतीयों का जो भी है ओहदा किस तरीके से संभाला जाए, किस तरीके से, तो इनकी जिम्मेदारी यहाँ पर होगी कि ये अपने तरीके से एक इंडिया मतलब इंडिया काउंसिल कहा गया, जो अपने एक सलाहकार के रूप में एक ऑलवेज एक ऐसा इंसान को खड़ा कर दिया जो कि हमेशा हर एरिया में हर क्षेत्र में होगा उनका। तो ऑब्वियसली वो भारतीय से रिलेटेड हर चीज़ को समझेगा, जानेगा और उसे सही क्या है गलत क्या है अपने तरीके से वो अपने अकॉर्डिंग लेगा और सारे के सारे इन्फॉर्मेशन अपने कंपनी को देगा और जहाँ उन्हें सही लगेगा वो ठीक करेंगे, जहाँ गलत लगा वो अपने तरीके से मोड़ देंगे। तो ये जो गवर्नर जनरल को वायसराय का ओहदा दिया गया, ये बहुत चीज़ें मोड़ डाली यहाँ पर हमारे जो अच्छा खासा साम्राज्य में, और ये ब्रिटिश साम्राज्य का ओहदा और भी ज़्यादा ऊंचा ले जाने में ये एक तरह से अपना कायम किए। दूसरा इन्होंने क्या निकाला, तो दूसरा देखिए इनका था, अब ये भी इन्हीं के अधीन होगा कि देश के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में कभी भी उनके भू क्षेत्र पर कब्जा नहीं किया जाएगा। उन्हें अपनी रियासत अपने वंशजों यहाँ तक कि दत्तक पुत्रों को भी सौंपने की छूट दे दी गई। लेकिन उन्हें इस बात के लिए प्रेरित किया गया कि वे ब्रिटेन की रानी को अपना आधिपत्य स्वीकार करें, यानी कि अब वहाँ की रानी को भी अपना आधिपत्य स्वीकार करें, और इस तरह भारतीय शासकों को ब्रिटिश सम्राट के अधीन शासन चलाने की छूट दी गई। अब तीसरे नंबर में इन्होंने क्या रखा, तो तीसरा नंबर यहाँ देखिए, तीसरे नंबर में इन्होंने रखा है कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात कम करने और यूरोपीय सिपाहियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया। यह भी तय किया गया कि मगध यानी कि अवध, बिहार, मध्य भारत और दक्षिण भारत में सिपाहियों को भर्ती करने के बजाय अब गोरखा, सिखों और पठानों में से ज़्यादा सिपाही भर दिए जाएंगे, यानी अब अपने अकॉर्डिंग ये सिपाही को लिए जा रहे। चौथा नंबर, मुसलमानों की ज़मीन और संपत्ति बड़े पैमाने पर जब्त की गई और उन्हें संदेह व शत्रुओं के भाव से देखा जाने लगा। अंग्रेज़ों को लगता था कि यह विद्रोह उन्हें ही खड़ा किया था। पाँचवा नंबर में उनका है, ये चौथा हो गया। पांचवा, अंग्रेजों ने फैसला किया कि वे भारत के लोगों के धर्म व सामाजिक रीति रिवाजों का सम्मान करेंगे। और छठा नंबर है कि भूस्वामियों और जमींदारों की रक्षा करने, जमीन पर उनके अधिकारों को स्थायित्व देने के लिए नीतियां बनाई गई। इस प्रकार 1857 के बाद इतिहास का एक नया चरण शुरू हुआ। तो ये उस समय का हमारे सामने दिया हुआ ये उत्तरी भारत का विद्रोह के कुछ प्रमुख केंद्र, जहाँ जहाँ तक ये सब फैला, मेरठ, बरेली, दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, झांसी, फौजाबाद, ये सब जगह ये बिल्कुल आग की तरफ फैला और सब तरफ से ये होते होते इनका हाथ में लगने लगा था कि अब हमारा मतलब देश आज़ाद हो जाएगा। लेकिन वो भी तो बैठ नहीं सकती थी ना, हाथों में हाथ डाले उन्होंने इस तरीके से अपना क्षेत्र को पूरा फैलाव कर दिया कि ये उन्हें भी मौका मिला बीच में इनको रोकने का, और उन्होंने रोका। यहाँ खुर्दा संग्राम एक केस स्टडी दिया हुआ उस समय की घटना से रिलेटेड, ये देखिए दिया गया है, इसे पढ़ा जा सकता है और ये काफ़ी लंबा है और परम शांत के एक स्वर्गिक साम्राज्य की खातिर यहाँ पर दिया गया है।
ताइपिंग की सेना अपने नेता से मिलते हुए। यहाँ पर माय फ्रेंड्स इस चैप्टर में बहुत कुछ हमने देखा समझा जाना कि यहाँ पर किस प्रकार से अंग्रेज़ों ने हम भारतीय सेनाओं के थ्रू काफ़ी धार्मिक चीज़ों का मतलब उल्लंघन करते हुए, जैसे कि कारतूसों में वो गाय और वो सूअर वाली भी बातें थी कि वो उन्होंने इस पर मौत से लगाने की उन्होंने जानबूझ करके ये बातें की, क्योंकि जानते थे कि ये धार्मिक दोनों के तरफ से, मुस्लिम हो या हिंदू हो, दोनों के तरफ से अगेंस्ट था। जो चीज़ उनके अगेंस्ट थी वही चीज़ें ये करने के लिए ज़्यादातर उन्हें फोर्सफुली करते थे। क्यों? क्योंकि इनका अपना वो अधिकार था वहाँ का, अपने तरीके से चलाना चाहते थे। और प्लस उन जो भी इन भारतीय सेनाओं का ये भी एक मान्य था कि समुद्र पार न जाने का, न करने का, ये भी धर्म के खिलाफ था। तो वो भी इन्होंने इसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इन्हें फोर्सफुली किया, जिसके कारण अब इनमें भी यही सिर्फ बातें नहीं थी माय फ्रेंड्स, ये तो बहुत बड़ी बड़ी बातों को दिया गया है। इसके अलावा भी छोटे से छोटे हर वो मुद्दे जो शुरुआत से होता आ रहा है, जब से ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से लेकर के होते हुए, मैसूर से लेके होते हुए, वहाँ से होते हुए यहाँ मराठों से, सब चीज़ होते हुए राजस्थान गुजरात वाले एरिया से होते हुए लास्ट में दिल्ली तक जब आप पहुँचे, तो अब इससे ज़्यादा अब होना बहुत ज़रूरी था। नहीं होता तो फिर शायद कभी भी नहीं होता। इसलिए 1857 का होना, बगावत बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट है और होना भी चाहिए था। शायद वही शुरुआत रहा।